जब मुझे बिल्कुल सांस आना बंद होने लगा तो मैंने एहतजाज में इस शख्स को जोर से काटा। अगले ही पल मैंने अपने मुंह में खून का जायका महसूस किया, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही, ये एक हकीकत है, कोई वाकई इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद है। इस खौफ से पहले से ज्यादा फड़फड़ाने लगी थी मैं, लेकिन मेरी हर कोशिश रायगा थी। फिर जैसे मैं आजाद हुई, मैंने फौरन उठकर गहरे गहरे सांस लिए। मुझे बुरी तरह धांस लग गई थी। मैंने साइड लैम्प की जैसे ही लाइट ऑन की, मुझे इस डेविल का चेहरा चमकता हुआ नजर आया और मेरी सांस थम गई मारे खौफ और दहशत के। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नावल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 14 लेकर। तो आइए बगैर ताखीर के हम शुरू करते हैं। खुदकुशी। मुझे जैसे अपने दिल में सब कुछ बिखरता महसूस हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उसे अस्पताल देखने जाने के लिए गाड़ी में बैठा। पूरे रास्ते इस झल्ली और नादान सी लड़की का मुस्कुराता हंसता खेलता गिरता टकराता वजूद मेरी आंखों में घूमता रहा। लगा जैसे हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी जान निकल रही हो। वो कब मेरे लिए इतनी खास हुई, मेरा दिमाग बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था मुझसे। जब मैं इसके रूम में पहुंचा तो वो सफेद फूल जैसी गुड़िया बेजान सी लेटी नजर आई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। बहुत ज्यादा खून बह जाने के सबब उसे खून चढ़ाया जा रहा था इस लम्हे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या उसे एक बार भी आमना का ख्याल नहीं आया? उसे मेरे पास वापस आने से कहीं बेहतर अपनी जान देना लगा है। ये ख्याल ही मेरी रूह को छल्ली कर रहा था। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की धज्जियां उड़ाता मालूम हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका सफेद बेरौनक चेहरा मेरे जमीर को मुसलसल झंझोड़ रहा था। ये मैंने किस मकाम पर पहुंचा दिया एक हंसती मुस्कुराती नादान सी लड़की को। शायद मैं कबूल नहीं करना चाहता, मगर सच यही था कि मैं पहले से ज्यादा खौफ महसूस कर रहा था उसे खोने का। उसी खौफ के सबब मैंने उसका हाथ चादर से निकालकर अपने दोनों हाथों के प्याले में कैद किया। मैं उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे पर लगाने लगा, कभी अपने गालों पर तो कभी बालों पर तो कभी अपने होठों से मिस किए। उसके हाथों का नरम लम्स मुझे एतमाद और सुकून दे रहा था कि वो मेरे पास है, मेरे नजदीक। अगला सीन। उबैद। सर उसामा का रिएक्शन मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उनका पूरा वजूद लरज रहा था। मैंने कभी उन्हें इतना बेबस और कमजोर नहीं देखा था जितना वो इस समय लग रहे थे। मुझे ऐसा तो उनका हाल फरजीन मैम की बीमारी के मुतालिक जानने के बाद भी नहीं था। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ सर उसामा के लिए मिस लाइबा फरजीन मैम से ज्यादा अहमियत रखती थी, बहुत ज्यादा। वरना सर कभी उनकी इतनी हिफाजत न करवाते, कभी उन्हें अपनी औलाद की माँ बनने की इजाजत देते, और ना उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश में लगे होते। मैं देख सकता था कैसे वो पूरी रात एक कुर्सी पर बैठे रहे, मिस लाइबा का हाथ पकड़े। अगला सीन। अजलान। सर उसामा वजदान तो पागल है इस लड़की के पीछे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूरी रात इस लड़की का हाथ पकड़कर बैठा रहे। जब मेरे सेक्रेटरी ने मुझे ये गर्मा गर्म मसालेदार न्यूज दी तो मेरे चेहरे पर मफहमाना मुस्कुराहट बिखरी। तो उसामा वजदान की आखिरकार कमजोरी हाथ लगी गई। ची 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 बेचारा। वो नहीं जानती उसामा वजदान की मोहब्बत उसके लिए मौत का फरमान है, भयानक मौत का, रूह कांप जाए ऐसी मौत का। मेरी आंखों में खून उतरा। जुनूनी अंदाज में कहता मैं अपने सेक्रेटरी तक को खौफजदा कर गया था। अगला सीन। लाइबा। मुझे होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पर लेटा पाया। क्या मैं जिंदा हूँ? मैं अफसुर्दगी से बड़बड़ाई। मुझे शदीद रंज पहुंचा था अपने जिंदा रह जाने का। मैं जिंदगी से थक चुकी थी, मेरा पूर थकन में मुब्तला था। नहीं मिल रही थी मुझे कोई जॉब, और ऊपर से वो डेविल मुझे मुसलसल तंग कर रहा था। वो चाहता था मैं भीख मांगती हुई उसके पास पहुंच जाऊं, कहूं कि मुझे अपना ले, मगर मैं क्यों कहूं, क्यों मांगू भीख? नहीं चाहिए मुझे वो डेविल अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी में। लेकिन मेरी चाहत से होता क्या है, हो तो वही रहा है जो इस डेविल की चाहत है। मैं अपने घर इस हाल में नहीं लौट सकती थी। मेरे डैड तो मुझे देख के ही मर जाते, और फिर क्या गारंटी थी वो डेविल मुझे वापस अपने पिंजरे में कैद करने के लिए मेरे वालिदैन को तकलीफ ना पहुंचाता। मुझे तो बल्कि यकीन था कि वो इस शैतान के शर से तब तक ही महफूज है जब तक वो अंधेरे में है मुझसे लाताल्लुक, और मैं उन्हें लाताल्लुक ही रखना चाहती थी। मगर अब मुझसे और नहीं हो रहा था। मुझे मेरी माँ की गोद चाहिए थी रोने के लिए, अपने बाप का शफकत से भरपूर हाथ चाहिए था सर पर हौसले के लिए। होश में आते ही मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब इस डेविल की मंगेतर को मुझसे किडनी की जरूरत नहीं थी, फिर क्यों पीछे पड़ा था वो मेरे? क्यों मुझे वापस अपने घर में कैद करने पर तुला था? मुझे अच्छे से अंदाजा था वो कमीना शख्स नहीं अपनाने वाला मुझे। दुनिया के सामने उसकी शरीक हयात होने का हक सिर्फ फर्जीन को होगा। मेरा वजूद तो लोग गंदी औरत से ताबीर करेंगे पीठ पीछे, और मैं गंदी नहीं, और ना ही मैं गंदी औरत के स्टेटस को खुद पर कबूल कर सकती हूँ, मर के भी नहीं। मिस लाइबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं रो रही थी जब उबैद की आवाज मेरे कानों की समाज से टकराई। क्यों बचाया मुझे इस डेविल ने? दिल नहीं भर रहा उसका मुझे अजियतें दे देकर अभी।
क्या चाहता है आखिर वो मुझसे? क्यों ना मुझे जीने दे रहा है, ना मुझे मरने दे रहा है? क्यों क्यों? मैं किसी पागल औरत की तरह चीखना शुरू हो गई थी। मैं उठकर बैठ अपने बाल नोच खून आलूद आंखों से इस डेविल के बंदे को तकते हुए पूछा, मैं बस जानना चाहती थी कब मिलेगी मुझे रिहाई? क्या कसूर था मेरा? क्यों हो रही है ये सब मेरे साथ? जब वो जालिम हरजाई मेरे पैसे, डॉक्यूमेंट्स और सेल भी छीन चुका है तो मैं कैसे पालूंगी अपनी दूध पीती बच्ची को? अब मैं उसे भूख से बिलखता नहीं देख सकती। उससे बेहतर है मैं मर जाऊं। मिस, मेरा काम सिर्फ आपको सर का पैगाम पहुंचाना है। ये कुछ पैसे हैं और ये ट्रेन की टिकट। आप वापस झेलम चली जाएं। और अभी उबैद मुझे इस डेविल का हुक्म सुना ही रहा था कि मेरा दिमाग घूम गया। आखिर उसामा वजदान खुद को समझता क्या है? क्या वो डेविल मुझे डिवोर्स देने के लिए राजी है अब? क्योंकि मैं झेलम सिर्फ उसी शर्त पे वापस जाऊंगी कि वो मुझे आजाद करे। मैं इतनी दूर यहाँ सिर्फ उससे अपनी आजादी लेने आई हूँ और बगैर आजादी लिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। वो मेरी जिंदगी पे हुकूमत नहीं कर सकता। उसे कोई अख्तियार नहीं मेरी जिंदगी में हुकूमत करने का, समझे? अब दफा हो यहाँ से अपने पैसे और टिकट लेकर। मैंने वो लिफाफा उठाकर उसी के मुंह पे खींच कर मारा था। उबैद बगैर मजीद कोई बात किए चुपचाप वहां से चल दिया, जबकि मैं कुड़कुड़ाती और बिलखती वापस लेट गई थी। दवाइयों के जेरे असर मुझे वापस नींद आ गई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो शाम का वक्त हो रहा था। मेरी खिड़की से ढलकता हुआ सूरज मैं साफ देख सकती थी। अभी मैं ढलते सूरज को देख ही रही थी कि सलमान और हाजरा आंटी आमना को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुए। हाजरा आंटी को मेरे हाल पे बहुत रोना आ रहा था। वो बहुत रोई बेचारी और मैं उन्हें चुप कराने लगी। सलमान गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा कि वो इस डेविल को जान से मार देगा, लेकिन हाजरा आंटी ने फौरन ही उसे अपनी कसम देकर बिठाया। मैं भी उसे मुसलसल ठंडा करने की कोशिश करती रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी खतरे में डाले। सर उसामा एक डेविल थे और इस डेविल से मुझे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं। मैं नहीं चाहती हाजरा आंटी अपने बुढ़ापे में जवान औलाद के लिए रोए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मैं 2 दिन तक अस्पताल में रही और फिर हाजरा आंटी के साथ अपने होटल पहुंची। आंटी का कहना था कि मुझे होटल चेंज कर लेना चाहिए, ये सेफ नहीं है मेरे लिए, मगर मैं जानती थी इसका कोई फायदा नहीं। क्या बिगाड़ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा मेरा? जिस शख्स को मौत का डर ना रहा हो उसे फिर किस चीज का डर नहीं रहता? मैं अपनी बेटी के साथ उसी होटल में रही। हाजरा आंटी मेरा हाल देख बहुत खौफजदा हो गई थी। मैंने अस्पताल में ही नोट कर लिया था, वो बहुत खिंची खिंची सी थी मुझसे, जैसे उन्हें डर हो कि उसामा वजदान उन्हें या उनके बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी मदद करने की वजह से मुझे होटल में छोड़ने के बाद सलमान दोबारा वापस नहीं आया और मुझे अंदाजा था कि वो आना तो चाहता होगा, लेकिन हाजरा आंटी ने अपनी कसम देकर रोक लिया होगा। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं था इस मुतालिक, और ना ही हाजरा आंटी से। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मैं भी तो अपने वालिदैन को तकलीफ से बचाए रखने के लिए खुद से दूर रख रही थी। सलमान ने जाते वक्त मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया था जिसमें कुछ पैसे थे, जिनसे मेरा 1-2 दिन का गुजर बसर आराम से हो गया। लेकिन अब आगे का क्या, यही सोच सोचकर मैं पागल हुए जा रही थी। अगला सीन में बहुत गहरी नींद में थी जब अचानक मुझे अपनी सांसों पर कोई काबिज होता महसूस हुआ। वो शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैं गहरी नींद में होते हुए भी उससे आजादी की कोशिश में हाथ चलाने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया अगले ही पल मेरे हाथ भी जकड़ लिए गए हों। मैंने आंख खोलना चाहिए तो महसूस हुआ कि सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं अपना मुंह फेर लेना चाहती थी, सांस लेना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इस कदर काबिज था मुझ पर। जब मुझे बिल्कुल सांस आना बंद होने लगा तो मैंने एहतजाज में इस शख्स को जोर से काटा। अगले ही पल मैंने अपने मुंह में खून का जायका महसूस किया, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही, ये एक हकीकत है। कोई वाकई इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद है। इस खौफ से मैं पहले से ज्यादा फड़फड़ाने लगी, लेकिन मेरी हर कोशिश रायगा थी। फिर जैसे मैं आजाद हुई, मैंने फौरन उठकर गहरे गहरे सांस लिए। मुझे बुरी तरह धांस लग गई थी। मैंने साइड लैम्प की जैसे ही लाइट ऑन की, मुझे सर उसामा का चेहरा चमकता हुआ नजर आया और मेरी सांस थम गई मारे खौफ और दहशत के। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मुझे समझ नहीं आया उनकी बात सुनकर हंसूं या रोऊं। कौन सी जबान समझते हैं आप? कहा ना मैंने, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे सिर्फ आपसे आजादी चाहिए, समझे आप? मैं गुस्से से चीखना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी का ख्याल था जो बराबर में ही झूले में सो रही थी, इसलिए आवाज को आहिस्ता मगर गुस्सीली रख मैंने उन्हें फिर से समझाते हुए इसलिए आवाज को आहिस्ता मगर गुस्सीली रख मैंने उन्हें फिर से समझाने की कोशिश की कि मुझे उनसे आजादी चाहिए नहीं, क्योंकि मुझसे आजादी सिर्फ मौत है तुम्हारी, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो कि कहीं नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। एक बार तो तुम गलती कर चुकी हो अपनी जिंदगी खत्म करने की, लेकिन अगर दोबारा की ना तो यकीन जानो तुम्हारे वालदैन को भी तुम्हारे पास जल्दी पहुंचा दूंगा मैं। उनकी धमकी आमेज लहजे में कहते ही मैं उन्हें बेयकीनी से देखने लगी। वो इस हद तक
भी गिर सकते थे कि अपने ही प्रोफेसर अपने ही उस्ताद को मारने की बात करें। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं दांत पीसते हुए चीखी। मेरा बस नहीं चल रहा था इस डेविल का अपने हाथों से गला दबा दूं। एक लम्हे में इस शख्स का खूबसूरत चेहरा देखने लगी। क्या वाकई मुझे कभी इस शख्स पर मोहब्बत आया करती थी? क्या वाकई कभी मैं इस शख्स के ख्वाब देखा करती थी? क्या वाकई मैंने इस शख्स को अपना प्रिंस चार्मिंग गुमान किया था, इसे जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं था? यकीन नहीं आए तो आजमा के देख लेना जान। वो शैतानी मुस्कुराहट होठों पर सजाए चैलेंजिंग लहजे में गोया हुए और मैं उनका चेहरा देख के रह गई। मुझे खौफ आ रहा था। कुछ देर तक हम दोनों बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। मेरी आंखों में जहां गुस्सा, कदूरत, खौफ और खफगी थी, वहीं उनकी आंखें बेतासुर। तुम्हारा और आमना का यहाँ रहना सेव नहीं। तुम घर आ जाओ और आराम से वहां रहो। मैं वहां नहीं आऊंगा। मुझे उनसे ज्यादा किससे खतरा भला? और कल को अगर आपकी बीवी आती है वहां और मुझसे पूछती है मैं वहां किस हैसियत से रह रही हूँ, तो क्या जवाब दूं? मेरे किए सवाल पर वो अपने जख्मी होठों पर जबान फेरने लगे, लेकिन जवाब न दिया, बस मुझे घूरते रहे। फिर कुछ देर बाद बड़े ठंडे लहजे में बोले, वो कभी नहीं आएगी वहां। वाह, क्या जवाब दिया था बंदे ने! जैसे खुद बेगैरत था। समझता था शायद सब ऐसे ही बेगैरत हैं। प्लीज दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले मैं आपका सर फाड़ दूं। मैं दांत पीसते हुए उन्हें वार्न करने लगी। मेरा वाकई बस नहीं चल रहा था कि पास रखा लैंप उठाकर उनके सर पर दे मारूं। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करता अगर मुझे यकीन होता कि तुम और आमना यहाँ सेफ हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम दोनों नहीं हो। मेरे दुश्मन सिर्फ मौके की फराक में बैठे हैं। मैं उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। मैं सीरियस हूँ लाइबा। वो मुझे मुस्कुराता देख जज्बस होकर धाड़े, अच्छा, तो क्या मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपके सारे दुश्मन सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि आपकी महबूबा और मंगेतर खुलेआम घूम रही है? मंगेतर होने के बावजूद कोई उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा? सब मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हैं? पहले भी वो यही ड्रामा करते थे मेरे सामने कि मेरे दुश्मन है, इसलिए लोगों के सामने हमारे रिश्ते को जाहिर नहीं कर रहा, जबकि सच्चाई कुछ और निकल कर आई। और अब भी वो यही ड्रामा खेल रहे थे। इस धोखेबाज आदमी को क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि उसकी एक ही गेम में दो बार फंस जाऊंगी? मैंने नहायत झंझा कर पूछा। क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है। फरजीन अदनान अहमद नाम है उसका। उसके बाप का अंडरवर्ल्ड तक से ताल्लुक है, जबकि उसके मुकाबले तुम कौन हो? एक मामूली सी प्रोफेसर की बेटी जिसकी गर्दन पतली होती है ना, फंसता वही है। तुम एक आसान निशाना हो सबके लिए, इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ घर चलो। उसामा, मैं अल्फाजों से खेल गया था। इस लम्हे मैंने उसे आसान निशाना कहा, जबकि मैं जानता था वो आसान निशाना नहीं है, वो अहम निशाना है। इस वक्त 1 साल मैंने उसे गायब रखा, खुद से दूर। उसके बावजूद मेरे दुश्मन उसके पीछे लगे रहे। इसका मतलब साफ था, वो जान चुके हैं वो क्या अहमियत रखती है मेरी जिंदगी में। मैं उसे काफी देर तक फोर्स करता रहा कि वो मेरे साथ चले, मगर वो किसी सूरत मानने के लिए तैयार ना हुई। ये जानने के बावजूद कि वो मेरे दुश्मनों के निशाने पर बैठी है, मैं कैसे उसे और अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता? वो तैयार नहीं थी जाने के लिए, इसलिए मैं आराम से उसके बराबर में ही लेट गया। उसकी शदीद कदूरत भरी आंखें मुझे ही तक रही थी, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर सुकून से आंखें मूंद गया था। कुछ देर बाद जब मैंने हालात का जायजा लेने के लिए आंख खोली तो उसे फर्श पर चादर बिछाकर लेटता हुआ पाया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो कितने चीप होटल में स्टे कर रही थी, जहां कमरे में एक सोफा या काउच तक नहीं था। मेरे अंदर कांटे नहीं लगे हुए। मैंने दांत पीसते हुए उसकी जानिब देख जज्बस होकर कहा, मगर मुझे फिर भी चुभ रहे हैं। वो खासा जताकर मुंह बसोर कर जवाबदा हुई, लड़कियां मरती हैं इस चुभन की ख्वाहिश में। तुम्हें मिल रही है इसलिए कदर नहीं? मैं उसकी नाकदरी पर कहीं ना कहीं सदमे से दो चार हो गया था। दुनिया की हसीन से हसीन लड़की इस चुभन की ख्वाहिश में मरती है, लेकिन वो तो बड़ी बेनियाज सी थी। और किसकी ये बेनियाजी मुझे जहर लगती। मैंने फकराना और मगरूर अंदाज में उसकी तरह जताते हुए जवाब दिया, जिस पर वो होंठ सुकेड़कर तेजी से बोली, तो जाए ना अपने कदरदानों के पास, मुझ जैसी नाकदरी के पास क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? उसका बेनियाज लहजा मेरे ईगो को फिर हट कर रहा था। मैं चंद लम्हे गुस्से से उसे तकता रहा, फिर सर झटक गया। क्या छोड़े? वो अभी चादर पर बैठकर बेड से कंबल खींचने ही लगी थी कि मैंने तेजी से कंबल पकड़ लिया। क्यों, शादी में आई हो क्या? शौक है ना बड़ा नीचे सोने का, अब सो। हाँ तो सो रही हूँ, कंबल तो दे, वैसे भी ये मेरा है। वो झंझला कर गोया हुई। जी नहीं, ये बेड पर था इसलिए मेरा है। मुझे खुद पर ही हैरानगी हो रही थी। इस समय मैं जिंदगी में पहली बार किसी से एक कंबल पर लड़ रहा था। मैंने पूरा कंबल खुद पर लिपेट कर एलानिया कहा, जिस पर वो जज्बस होकर उठी और मुझसे कंबल छीनने की कोशिश करने लगी। छोड़े, मैंने कहा छोड़े। वो मुसलसल जान लगा रही थी, मगर हाल तो ये था कि वो मेरे पाँव के नीचे से भी कंबल निकालने से कासिर थी, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मर जाए आप,
कुड़कुड़ाकर बेबसी से कहती वो मेरे सामने ही हार कर बिस्तर पे लेट गई। कुछ देर में उसे यूं ही देखता रहा और सोचता रहा क्या है इस मामूली सी लड़की में ऐसा जो मेरा दिल इसे छोड़ने के लिए राजी नहीं, जबकि मैं जानता हूँ उसे साथ रखना फरजीन को धोखा देना है। मैं आहिस्तगी से बेड से उतरा, चादर बेड से जुदा कर इस सफेद कमल के फूल के बराबर में बिछाई और आराम से तकिया लगाकर लेट गया। फिर बेड से कंबल खींचकर दोनों पर डाल लिया। वो मेरे साथ एक ही कंबल में थी। मैं इस लम्हे बहुत नजदीक था इसके। वो गहरी नींद सो चुकी थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो दुश्मन जहाँ मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरे करीब हो और मुझे नींद आ जाए। मैं पहले से वाकिफ था नींद नहीं आएगी आज रात मुझे, और सोने की चाह थी भी इस किस कमबख्त को। अगला सीन, मैं ऑफिस में था जब मुझे फरजीन के ऑफिस आने की इत्तला मिली। सर मैम को आने दूं? मैं फाइल को लास्ट बार चेक करते इस बात में सर हिलाकर जवाब दे चुका था। मेरे पास नजर उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं थी। मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि मेरी सेक्रेटरी जा चुकी है। और कुछ देर बाद ही ऑफिस का दरवाजा फिर खुला और काफी मुसरत और प्यारी आवाज मेरे कानों की समाज से टकराई। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बगैर देखने की जहमत किए मैंने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सर। और फिर अचानक मुझे लाइबा की नरम आवाज आई। मुझे लगा शायद मेरे कान बज रहे हैं, इसलिए काम छोड़ मैंने फौरन नजर उठाकर देखा। मुझे यकीन ना आया, वो वाकई मेरी ऑफिस में फरदीन के साथ खड़ी थी। पिंक रंग की सादा सी कुर्ती पर ब्लैक रंग के कोट और सफेद ट्राउजर में वो खासा जच रही थी। एक निगाह देखकर मैंने फौरन निगाह हटा ली। कैसे आना हुआ स्वीट हार्ट? मैंने फरजीन को देख खासा मोहब्बत से पूछा, क्योंकि मुझे एक काम था। वो मुस्कुराकर मेरी जानिब आते हुए बोली, जी हुक्म। मैंने उसे अपने पाँव पर बिठाते बड़ी मोहब्बत से इस्तफसार किया। वो लाइबा है, तुम इसे जानते तो हो, मेरी किडनी डोनर। इसके पास ना नौकरी नहीं है, इसलिए प्लीज इसे अपने पास कोई नौकरी पर रख लो। वो मिन्नती लहजे में गोया हुई तो मैंने एक दो सानिये सोचने के बाद फक्त इस बात में सर हिला दिया, शुक्रिया स्वीट हार्ट। देखा लाइबा, मैंने कहा था ना उसामा मेरी बात कभी नहीं टालता। अब तुम यहाँ मेरे मंगेतर के पास आराम से जॉब करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पम्फलेट बेचने की। अब रोड पर खड़े होकर फरजीन के कहने पर मैंने फक्त एक बार सरसरी सी निगाह उठाकर लाइबा की जानिब देखा और फिर वापस फरजीन की जानिब मतवजा हो गया। मुझे ये बात खासा ताज्जुब में मुब्तला कर रही थी कि फरजीन किसी खूबसूरत लड़की को खुद मेरे पास जॉब के लिए लाई है। मैं उसके पोजेसिव नेचर से बखूबी वाकफियत रखता था, इसलिए दिमाग ना चाहते हुए भी खटका। लेकिन फिर इस ख्याल के साथ जहन में आने वाले वसवसों को झटका कि लाइबा उसकी डोनर है, शायद इसलिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है उसके लिए अपने दिल में। लाइबा, मुझे समझ नहीं आता सारी मुसीबतों को क्या किसी ने मेरा ही पता दे दिया है? आज का तो दिन ही खराब है, और खराब क्यों करना होता? आखिर इस नीली आंखों वाले डेविल का चेहरा देखकर जो उठी थी, अच्छे खासे रोड पर खड़े होकर पंफलेट बेच रही थी कि फरजीन नामी वाला मुझे जबरदस्ती यहाँ खींच लाई। मैं मानती हूँ वो तो सिर्फ मेरे अच्छे के लिए कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती उसका ये डेविल मंगेतर ख्वामा खा मेरी जिंदगी पर अब और काबिज आने की कोशिश करेगा। कभी कभार लोगों का हद से ज्यादा अच्छा होना भी आपके लिए मुसीबत साबित होता है, जैसे मेरे लिए हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था मुझे इस डेविल को इतनी अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की कहाँ से मिल गई, जबकि वो तो काबिल भी नहीं था। इनका मुझे इग्नोर करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं था, और ना ही मुझे इस बार बुरा लगा। वो मेरे सामने ही अपनी मंगेतर को अपनी गोद में लिए बैठे रहे, मुझे वो भी बुरा नहीं लगा। मैं उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हूँ। कोई कह सकता है ये मंजर देखकर कि कल रात यही शख्स मेरे साथ था? ये सोच में तंजिया मुस्कुराई। दोगला आदमी। मैं बाहर वेट करती हूँ। माना मुझे बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन घिन जरूर आ रही थी। मैं नजर झुकाकर कहती फौरन बाहर जाने लगी। वेट। फरजीन की आवाज पर मेरे कदम रुके। मैं जा रही हूँ, तुम बात कर लो अपने काम की, वैसे भी मेरे मिस्टर इस वक्त बहुत बिजी हैं। ओके स्वीटी, गुड बाय, रात को मिलते हैं फिर। वो मेरे सामने सर उसामा के गाल को चूमती उठी और मुस्कुराती हुई मेरे बराबर से गुजरकर बाहर चली गई। मेरे पास इस वक्त कोई खास जॉब नहीं है तुम्हारे लिए, वो बेतासुर लहजे में कहते अपनी टाई सेट करते वापस अपना काम शुरू करने लगे। मैं बस यही देख रही थी फरजीन के लिए वो कितने अलग थे और मेरे लिए कितने अलग। इसके लिए इनके लहजे में नरमी भी थी और मोहब्बत भी, जबकि मेरे लिए सिर्फ बेरुखी। ओके, मैं पहले से इल्म रखती थी कि वो मुझे जॉब नहीं देने वाले। वही तो थे जिनकी वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से आज मैं रोड पर पंफलेट बेचने पर मजबूर थी। मुझे कोई नाउमीदी नहीं हुई उनका जवाब सुन, बल्कि अच्छा ही था, वरना फिर मुझे इस शख्स के अंडर काम करना पड़ता, सिवाय सेक्रेटरी के। अभी मैं मुड़कर एक कदम भी ना चली थी कि उनकी रोबदार आवाज मेरे कानों की समाज से टकराई। इसलिए आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर जॉब करोगी। आमना को भी साथ ले आया करना, रेस्ट रूम में आराम से रह लेगी वो। मैं उसके लिए मेहरू बीबी को ऑफिस बुला लूंगा। उनकी बात सुन मैंने पलट कर उन्हें हैरत से देखा। क्या आपको डर नहीं लगता कि फरजीन को शक हो जाएगा जब आप मुझ जैसी आम वर्कर को इतनी ज्यादा सहूलियात देंगे? मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी थी उनसे ये सवाल करने से। कौन सी आम वर्कर? सब गवाह है मेरी मंगेतर, लाइए तुम्हें। मैं जो तुम्हें सहूलियात दूंगा लोगों के नजदीक, वो उसी से मोहब्बत का सबूत होंगी।
और मैं समझ रही थी कि फरदीन से सच्ची मोहब्बत करते हैं आप, लेकिन मैं भूल कैसे गई, आप जैसा डेविल दिल ही कब रखता है जो किसी से मोहब्बत करे। मैं तंजिया कहती सर झटक कर चल दी। मिस लाइबा, जाने का किसने कहा आपको, इधर आकर कॉफी बनाए मेरे लिए। उनके हाकिमाना अंदाज में कहते ही मैं दांत पीसते हुए उनके लिए कॉफी बनाने पर मजबूर हुई। एक हफ्ते तक मेरी जॉब सुकून से गुजरी। सर उसामा भी काम में इस कदर बिजी रहते थे कि मुझे कम ही बुलाया करते। उनके ज्यादातर काम उनकी दूसरी सेक्रेटरी करती। उनके नाकाम करवाने के सबब मेरा ज्यादातर वक्त आमना के साथ गुजरता, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश थी और दिल से अनगिनत बार फरजीन को दुआ देती, जिसकी वजह से मुझे नौकरी भी मिल गई थी और अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका भी। एक दिन सर उसामा ने मुझे अपनी ऑफिस बुलाकर एक फाइल हाथ में थमाई और फिर बड़ी संजीदगी से गोया हुए, ये बहुत अहम फाइल है, इसे होटल स्काई में रूम नंबर 207 में मिस्टर इकबाल को देकर आओ। इसमें हमारे नए प्रोजेक्ट का बहुत जरूरी डेटा है, इसलिए इस फाइल का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना है तुमने। इस फाइल की इंपॉर्टेंस का अंदाजा मुझे भी था, मैं जानती थी कितने वक्त से पूरा स्टाफ इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये सबकी मेहनत का फल था, इसलिए मेरे हाथ लरज रहे थे उनके हाथ से फाइल लेते हुए। आप ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं चाहकर भी अपनी नर्वसनेस छुपा नहीं पा रही थी। मुझे डर लग रहा था इस फाइल से, इस जिम्मेदारी से जो वो मेरे कंधों पे डाल रहे थे, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। क्योंकि ये काम मैं अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से ही करवा सकता हूँ। वो अपनी जगह से खड़े होकर मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रख खासा पुरएतमादी से बोले, ओके। मैं अपने होंठ चबाते हुए इस बात में सर हिलाने लगी और फिर फौरन फाइल लेकर वहां से चल दी। मुझे 2 बजे मिस्टर इकबाल तक ये फाइल पहुंचानी थी। रास्ते में अचानक ऑफिस की दी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। क्योंकि सिर्फ 1 घंटा रह गया था, इसलिए मैं फौरन गाड़ी से उतरी ताकि टैक्सी ले लूं, लेकिन मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी और फिर अचानक फरजीन की गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। लिफ्ट चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नेकी और पूछ पूछ, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने मेरे लिए फ्रंट सीट का डोर खोला और मैं तेजी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। कहाँ जाना है? उसके पूछते ही मैंने उसे होटल का एड्रेस दिया। इस फाइल को मैंने अपने सीने से लगाए रखा था, ये देख फरजीन मुस्कुराते इस फाइल के मुतालिक पूछने लगी। मैंने भी बता दिया, आखिर उससे क्या खतरा, वो तो सर उसामा की मंगेतर थी। ये फरजीन ही लग रहा है मुझे सर उसामा को लेकर डुबोएंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।